आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सुनवाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और तमाम अहम दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से अभी तक सामने आई हैं। केजरीवाल के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल कहीं भाग नहीं रहे। केजरीवाल एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, ईडी के केस में उन्हें जमानत मिल चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आज की सुनवाई के दौरान करी है, जिसमें कहा गया है कि जेल में रखा जाना अपवाद है, बेल नियम है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट 3 मामलों में यह टिप्पणी कर चुका है। मनीष सिसोदिया को जब जमानत दी गई, विजय नायर को जब जमानत दी गई, के कविता को जब जमानत दी गई, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में एक बार फिर यह कहा गया है कि जेल में रखा जाना अपवाद है। और बहुत दिलचस्प दलीलें चल रही हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं है, यह अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से केजरीवाल के वकील की तरफ से कहा गया। आज की याचिका सीबीआई को लेकर है। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलील में रखा गया, सीबीआई की एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जेल में रखना अपवाद है और केजरीवाल का नाम एफआईआर में बाद में जोड़ा गया। अब एफआईआर को लेकर डिटेलिंग हो रही है, दलीलें दी जा रही हैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं है, क्यों उन्हें जेल में रखा जा रहा है, सबूत नहीं है इसमें, ये कहा जा रहा है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं है, ये भी कहा गया। तो देखिए, सुनवाई अभी भी लगातार चल रही है और तमाम अहम खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 2 साल बाद गिरफ्तारी की गई है। सिंघवी की तरफ से यह दलील भी सामने रखी गई। कुल मिलाकर अभिषेक मनु सिंघवी दरअसल अदालत को बचाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही उचित नहीं थी, गिरफ्तारी अनुचित थी, ये बताने की कोशिश की जा रही है। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया है कि गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल को सिर्फ जेल में रखे जाने के लिए की गई, क्योंकि एजेंसी ये चाहती थी कि किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल बस जेल में ही रहें। केजरीवाल को जानबूझकर गिरफ्तार किया गया, ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया है। हमारे तमाम सहयोगी आज की इस बड़ी खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। जितेंद्र शर्मा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अभिजीत ठाकुर अरविंद केजरीवाल के घर से हमारे साथ लाइव हैं। शिवांग माथुर आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे एक और सहयोगी जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, पीयूष पांडे, वो मौजूद हैं कोर्ट रूम में और वहां से हर अपडेट हमें दे रहे हैं। जितेंद्र, कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां आई हैं, उसमें तो अरविंद केजरीवाल के लिए राहत के संकेत नजर आते हैं। जी बिल्कुल समीर, सीधे तौर पर राहत के संकेत नजर आ रहे हैं और अभी खुद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था वो ईडी की गिरफ्तारी को लेकर आया था जमानत के दौरान, और ये अब जो टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, जाहिर सी बात है सीबीआई के मामले में भी लागू होनी चाहिए, यानी कि सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है उस पर भी ये लागू होनी चाहिए। इस तरीके की जो बात है वो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये दलीलें दी जा रही हैं और साथ ही ये भी कहा है कि केजरीवाल के मामले में भी ये लागू होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले के कविता जो कि बीआरएस नेता हैं, इसके अलावा मनीष सिसोदिया और विजय नायर, इन तीनों को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि जेल एक अपवाद है और जो जमानत है वो एक नियम है। तो लिहाजा ये बात अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी लागू होनी चाहिए। ये दलीलें फिलहाल सिंघवी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी जा रही हैं और खुद जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि जिस वक्त सीबीआई गिरफ्तार कर रही थी जेल के अंदर, जब ईडी की हिरासत में थे अरविंद केजरीवाल, उस दौरान बाकायदा सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए थी। तो 2 टिप्पणी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं आज। सबसे पहली ये कि जेल एक अपवाद है, दूसरा ये जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यानी कि जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई को गिरफ्तारी से पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। तो फिलहाल ये दोनों टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है। बिल्कुल देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज राहत मिलती है, क्योंकि गिरफ्तारी के खिलाफ ही अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो दलीलें रख रहे हैं कि जेल अपवाद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बड़ी टिप्पणी कर दी। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अभिजीत, अभी सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं क्योंकि वहां पर लगातार सुनवाई चल रही है, दलीलें रखी जा रही है दोनों पक्षों की ओर से, लेकिन वहां आप जब हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, क्या हलचल दिखाई दे रही है?
देखिए निधि, अभी आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थक और अरविंद केजरीवाल का परिवार वेट एंड वॉच मोड पर चल रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कोर्ट में किस तरीके की दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही हैं। उन्हें वो बड़ी उम्मीद है कि आज राहत मिलेगी, क्योंकि तमाम जो आरोपी हैं इस मामले में लगभग सभी को जमानत मिल चुकी है, वो बाहर आ चुके हैं। इसलिए बड़ी उम्मीद आज सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के लिए उनके तमाम समर्थक, उनकी पार्टी के तमाम नेता हो या फिर उनके परिवार को है। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो सभी की नजर कोर्ट और उनमें चल रही दलीलों के ऊपर है। इसी वजह से अभी अरविंद केजरीवाल के आवास के घर के बाहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सन्नाटा है। सभी की निगाहें कोर्ट पर ही है कि आज क्या निर्णय इस पर आ सकता है। और बड़ी उम्मीद लोगों को इसलिए भी है क्योंकि उन्हें ईडी मामले में पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है और सीबीआई के मामले में आज जमानत के लिए जो अर्जी दी गई है उसमें सुनवाई चल रही है। पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के पक्ष से जो दलीलें दी जा रही हैं कोर्ट रूम में, उसमें यही साबित करने की कोशिश है कि उनकी गिरफ्तारी ही अवैध रूप से की गई थी और यही इसी दलील के बिना पर, इसी के बेसिस पर उनके जमानत की जो याचिका है वो उनके द्वारा लगाई गई है और उसी पर अभी बहस चल रही है। फिलहाल अपनी दलीलें दोनों पक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं। बिल्कुल अभिजीत, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे सहयोगी शिवांग माथुर भी मौजूद हैं हमारे साथ। जाहिर है राहत के संकेत जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शिवांग दिए गए हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी एक उम्मीद जगी होगी कि आज जमानत मिल सकती है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई है। अभिषेक मनु सिंघवी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अदालत के समक्ष कि सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को, वो गिरफ्तारी ही अनुचित थी। और जस्टिस सूर्यकांत ने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर सीबीआई गिरफ्तार कर रही थी अरविंद केजरीवाल को तो पहले अदालत से इसका आदेश लेना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। बिल्कुल समीर, आपने ठीक कहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बहुत राहत की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं जमानत मिल सकती है अरविंद केजरीवाल को। और न केवल आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, तमाम कार्यकर्ताओं को भी इस बात की उम्मीद है कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले। देखिए, मनीष सिसोदिया के केस को अगर आप देखेंगे, उन्होंने एक भी दिन खराब नहीं किया। जैसे ही वो लंबे समय के बाद तिहाड़ से निकले, उन्होंने पदयात्रा शुरू कर दी और पूरी दिल्ली में वो पदयात्रा कर रहे हैं। हरियाणा का चुनाव हो या फिर आने वाले समय में कुछ महीनों में दिल्ली का भी चुनाव होना है। अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई है वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पार्टी ऑफिस के अंदर हालांकि अभी शांति पसरी हुई है, लेकिन जश्न की तैयारी पूरी है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए, उसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी को तय किया जाएगा, रणनीतिक तौर पे भी, और जश्न किस तरीके से मनाना है उसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को संजय सिंह के बाहर आने के बाद, मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद ये एक पॉजिटिव उम्मीद जरूर नजर आई है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाए। कुछ समय की पहले की बात है कि पार्टी के अंदर ये सवाल उठने लगे थे कि आखिर आने वाले दिनों में लीडरशिप कौन लेगा, आतिशी होंगी या सौरभ भारद्वाज होंगे। लेकिन संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद अब अरविंद केजरीवाल का नंबर है और पार्टी उत्साहित भी है और उत्सुक भी है कि जल्द से जल्द उनके नेता बाहर आएं ताकि आने वाले चुनावों में पार्टी दमखम से चुनाव लड़ सके। बिल्कुल शिवांग, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अब पार्टी को, आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद कि अब अरविंद केजरीवाल की बारी है और वो जेल से निकलेंगे, उन्हें जमानत मिलेगी। जो देश की सर्वोच्च अदालत है वो न्याय करेगी, ये पार्टी कह रही है। बहरहाल सबकी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, दलीलें चल रही हैं दोनों पक्षों की ओर से। एक तरफ सीबीआई के वकील हैं तो दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी हैं, अरविंद केजरीवाल के वकील। अब देखना होता है कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिजीत, आपका, साथ में शिवांग आपका भी और जितेंद्र आपका भी। और आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद को लेकर विवाद हो गया है। अवैध कब्जा हटाया जाए, ये हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री कह रहे हैं। कांग्रेस के मंत्री ने मस्जिद निर्माण को अवैध बताया है। जो मस्जिद निर्माण रहा उसे अवैध बताया जा रहा है। शिमला के संजौली में मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठन उतर आए हैं। हिंदू संगठनों का ये दावा है कि अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई है, ये इलीगल है जो बताया जा रहा है। हिंदू संगठनों की तरफ से दावा किया जा रहा है। और अब जो हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि ये मस्जिद अवैध है। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। क्या प्रशासन से मंजूरी ली गई मस्जिद खोलने की? बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया। 1950-60 जैसे बोले 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर
कम 200-250 स्क्वायर मीटर बने, 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसकी सुनवाई हुई 2012 में दोबारा, उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहाँ सो रहा था? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट ले कर रहा हूँ कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए। सुनने में आ रही है कि मस्जिद नहीं बनी है, ऐसा नहीं है, ये 1947 से पहले की मस्जिद है और ये वक्फ बोर्ड की मस्जिद है। आप रेवेन्यू में भी इसका वो देख सकते हैं। असल में ये छोटी मस्जिद थी तो इसलिए लोगों की नज़रों में नहीं आई, जबकि ये मस्जिद जो नाम से मशहूर है, बड़ी मस्जिद के नाम से मशहूर है ये मस्जिद संजौली के अंदर। बस इसको नाम जो दिया जमा मस्जिद करके अब नाम दिया कि बड़ी मस्जिद है। कोर्ट में इसका वो चला हुआ है, मसला चला हुआ है लगभग 2010 से। देखिए, मस्जिद से जुड़े लोगों का यह कहना है कि पहले छोटी मस्जिद थी, निर्माण करके इसे बड़ा किया जा रहा है, इसलिए ये विवाद शुरू हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर जो कांग्रेस पार्टी के नेता और सरकार में मंत्री की तरफ से दलील दी गई है, उसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि यह अवैध निर्माण किया जा रहा है। और कुछ रोहिंग्याओं का भी उन्होंने जिक्र किया कि कुछ रोहिंग्या जो हैं वो अवैध तरीके से यहां पर रह रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लिखा है वो भी अब आपको बता दें। हिमाचल में मस्जिद विवाद पर ओवैसी क्या कह रहे हैं? क्या हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत नजर आ रही है, ये कहते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने दरअसल कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। और इस पूरे मामले को लेकर विक्रमादित्य सिंह क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है, सभी के साथ मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने ये कहा है कि हम जल्द इसको एक्सपेडाइट करवाकर जो भी फैसला म्युनिसिपल कमिश्नर का आता है उसके तहत सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ। और मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहित, देवभूमि हिमाचल में एक मस्जिद को लेकर घमासान नजर आ रहा है, प्रशासन की तरफ से इसको लेकर क्या कहा जा रहा है? क्या प्रशासन की नजरों में यह मस्जिद वैध है या अवैध? क्योंकि सरकार के मंत्री ही कह रहे हैं कि अवैध निर्माण हो रहा है। किससे इजाजत ली गई, किसने इजाजत दी, कुछ पता है नहीं। देखिए, मस्जिद 1947 की बनी हुई है और 2009 में इस मस्जिद के 3 फ्लोर और बना दिए गए थे, जिसको लेकर विवाद है। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में है और इसी वजह से जो वक्फ बोर्ड है उसका भी ये कहना है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन पूरा मामला तब गर्मा गया है जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो इस पूरे मामले में ट्वीट किया है और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, जो वहाँ के लोकल विधायक भी हैं, वो इस पूरे मामले में संघ की भाषा बोल रहे हैं। ये आरोप लगाया गया है, जिसके बाद से पूरा मामला गर्मा गया है और सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि जब मामला कोर्ट में है तो सरकार के मंत्री इस तरह से कैसे बयान दे सकते हैं। फिलहाल वहां पर हिंदू संगठनों के द्वारा प्रोटेस्ट मार्च निकालने की तैयारी की जा रही है, जो कि पहले वहीं मस्जिद के बाहर निकाला जाना था, लेकिन माहौल तनावपूर्ण देखते हुए अब वो प्रोटेस्ट मार्च विधानसभा के बाहर निकाला जाएगा। तो पुलिस कोशिश कर रही है कि हालात को काबू में रखा जाए, हालात तनावपूर्ण ना हो, क्योंकि पूरा मामला कोर्ट में है। कोर्ट जब तक इस मस्जिद की जो 3 फ्लोर है उसको लेकर कोई फैसला नहीं कर देती, उनको डिक्लेयर नहीं करती कि वो इलीगल तौर पर बने हैं, तब तक वहाँ पर इस तरह से विवाद नहीं होना चाहिए। यही प्रशासन कोशिश कर रहा है। लेकिन मोहित एक बात बताइए, ये तो वार पलटवार हो रहा है, सियासी वार पलटवार हो रहा है, मंत्री कुछ कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी कुछ कह रहे हैं, लेकिन ऐसे में आधार क्या बताया जा रहा है? क्यों बताया जा रहा है कि ये मस्जिद इलीगल है? कोर्ट में भी जो दस्तावेज गए होंगे उसमें क्या बताया गया कि क्यों इलीगल है? देखिए, ये मस्जिद 1947 की बनी हुई है, लेकिन मस्जिद में फ्लोर नहीं थे। लेकिन अभी की जो तस्वीरें आप देखेंगे, इस मस्जिद में 3 मंजिला इमारत और खड़ी कर दी गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2009 में ये मस्जिद का जो निर्माण कार्य था वो किया गया था और उसके बाद से ही इसको लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन अब स्थानीय जो व्यक्ति हैं वो अड़ गए हैं। उनका कहना है कि ये अतिक्रमण का मामला है और वहाँ पर मस्जिद के जो बाहर का एरिया है वहाँ पर ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है और गैर कानूनी तौर पर मस्जिद के 3 फ्लोर और खड़े कर दिए गए हैं, उनको गिराया जाए। ये मांग हिंदू संगठनों के द्वारा की जा रही है। इसी बात को लेकर विवाद है।
लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मस्जिद वहाँ पर 1947 की बनी हुई है। विवाद मस्जिद के ऊपर जो निर्माण कार्य हो रहा है उसको लेकर हो रहा है और उसी को अवैध निर्माण कार्य करार दिया जा रहा है। ठीक है, मामला कोर्ट में मोहित नजर बना के रखिए। फिलहाल आपका शुक्रिया। जो 3 फ्लोर और बनाए गए हैं मस्जिद के ऊपर, इन 3 फ्लोर्स को लेकर विवाद है। ये बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण है, ये अतिक्रमण है और इस अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये इलीगल है। और इस तरह से धरने पर भी बैठ गए। हिंदू संगठनों के जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस समझाने बुझाने की जरूर कोशिश कर रही है लेकिन मामला कोर्ट में है और इस बीच ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी के बाद। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता रेप केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। इस केस में बड़ा आरोप है। मृतका के परिजनों ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाया, बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। पुलिस ने हमें रिश्वत देने की कोशिश की मामले को दबाने के लिए, ये परिजन कह रहे हैं। पीड़िता के परिजन कह रहे हैं डेड बॉडी घर में थी तब रिश्वत की पेशकश की गई। बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है पुलिस पर, कोलकाता पुलिस पर। पहले ही कोलकाता पुलिस कटघरे में रही। कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की थी कि इस मामले में लापरवाही बरती गई है और अब जो मृतका के परिजन हैं वो भी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ঘরে ঢুকে পুলিশ টাকা অফার করছে, বাবা মাকে যেখানে আমরা আমাদের মেয়ের বডি নিয়ে বসে রয়েছি ঘরে, পরিবারের প্রত্যেকটা লোক চোখের জলে তাকাতে পারছি না, তখন পুলিশ গিয়ে টাকা অফার করছে আমাদেরকে। এটা পুলিশের মানবিক মুখ। তারা আবার বলছেন যে আমরা সব ঠিক কাজ করেছি, আমরা সব দায়িত্ব পালন করেছি। এটাকে দায়িত্ব পালন বলে এটাকে। और हमारे साथ रविशंकर दत्ता जुड़ चुके हैं। रविशंकर दत्ता, बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है ये अमानवीय चेहरा कोलकाता पुलिस का कि डेड बॉडी घर पर थी, अंतिम संस्कार कराने में भी जल्दबाजी की गई, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अंतिम संस्कार की बात किया जा रहा है वो खबर में हम लोग ही ने सबसे पहले पूरा भारतवर्ष को दिखाया था कि कैसे जल्दबाजी वहां पे किया गया था। अब ये जो तिलोत्तमा है उनका पेरेंट्स जो यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि जब डेड बॉडी घर में थे कि डीसी नॉर्थ आके उनको पैसे का ऑफर दिया। अब ये कितना सच है ये झूठ है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर पीड़िता के पेरेंट्स सामने आकर अगर कह रहा है कि ऐसा हुआ है तो उसको मान के चलना पड़ेगा और मुझे लगता है कि इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब पश्चिम बंगाल सरकार इसके बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे या तो फिर सिविक सोसाइटी इसके बारे में कैसे आवाज उठाएंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है कि कल जब पूरा कोलकाता रास्ते में थे तब ऐसा स्टेटमेंट जब आया पूरा देश इसमें शॉक हो गया। लेकिन एक सेक्शन से ये भी आरोप उठ रहा है कि अगर ऐसा हुआ था तो यह आरोप पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी काफी दिन हो चुका है ये पूरा घटना घटते हुए, लेकिन उससे करीब 1 महीना होने जा रहा है। लेकिन फिर भी 1 महीना बाद अचानक ऐसे पैसा देने का आरोप क्यों सामने आ रहा है ये भी सवाल उठा जा रहा है कुछ पॉलिटिकल माहौल से। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर दत्ता आपका जानकारी देने के लिए। रविशंकर दत्ता बता रहे थे किस तरह परिजनों को चुप कराने के लिए उन पर दबाव बनाया गया, रिश्वत की पेशकश भी की गई थी। शुक्रिया आपका। सुल्तानपुर एनकाउंटर का मामला जिसमें विपक्ष की तरफ से संगीन आरोप लगाए गए हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए हैं यूपी सरकार पर। सुल्तानपुर में नकली एनकाउंटर हुआ है, डकैती में शामिल लोगों का सत्ता पक्ष से संबंध रहा। पहले मुख्य आरोपी से पहले संपर्क कर सरेंडर करवाया गया जानबूझकर और सुल्तानपुर के आरोपी की जाति देखकर फिर उसकी जान ले ली, ये आरोप लगाया है। बहुत सनसनीखेज आरोप है अखिलेश यादव का और कहा है जो एनकाउंटर हुआ वो फेक एनकाउंटर है, नकली एनकाउंटर बताया जा रहा है। सुल्तानपुर का जो एनकाउंटर हुआ उसे नकली बताया अखिलेश यादव ने। सवाल उठाए हैं सोशल मीडिया पर भी, एक्सपोस्ट के जरिए भी सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि डकैती में शामिल जो लोग हैं उनका रिश्ता, उनका संबंध सत्ता पक्ष से रहा है और इसीलिए पहले मुख्य आरोपी से संपर्क करके सरेंडर करवाया गया और फिर जान ले ली गई। और इस प्रकरण से पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में बुलडोजर पर वार पलटवार होता रहा। कैसे, देखिए जरा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। अगर नक्शा ही सवाल है
तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? अराजकता और गुंडागिर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह से मिले वीएचपी के नेता और संत। बांग्लादेश में दरअसल जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस मामले में मुलाकात हुई। केंद्र से बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की मांग की गई है। हिंदुओं पर अत्याचार पलायन रोकने की भी मांग की गई है। बांग्लादेशी हिंदुओं को मानवीय मदद की भी मांग की गई है कि सरकार मदद करे, ये मांग की गई है साधु संतों की तरफ से। हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर के संपूर्ण नरसंहार को रोकने के लिए कूटनीति बनाकर के दबाव बनाने के लिए कहा। उन्होंने बहुत गंभीरता से उस विषय को सुना और कहा कि हमारी सरकार पूरी तरीके से जो सजग है वहाँ के जो नरसंहार को रोकने के लिए जो भी हम लोग उचित कार्रवाई कर सकते हैं, कदम उठा सकते हैं, वो उठाएंगे। और माननीय गृह मंत्री जी और समस्त भारत की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर बहुत चिंतनीय हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने सारी बात को सुनने के बाद में ये कहा है कि हम स्थिति पर बड़ी नज़दीक से सारी नज़र बना करके रखे हुए हैं और जब इतना बड़ा परिवर्तन होता है तो थोड़ा बहुत नुकसान उसके अंदर ज़रूर होता है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान हम हिंदुओं का किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। हमारी सब स्थितियों परिस्थितियों पर